अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील अहमद एंड वेलकम टू मैथ प्रीसेप्टर। इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 12 में हमने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 1.4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1.4 इन द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। इस सेक्शन में हम मैट्रिक्स इक्वेशन ax b और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, इसकी क्या है डेफिनेशन, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। इफ A is an m cross n matrix with columns A1, A2, A3 up to so on an। अगर A हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब कि जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, और जिसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो क्या है A1, A2, A3 up to so on an, एंड इफ x इज इन Rn, और x हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है जो कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस Rn से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जिसमें जो एंट्रीज हैं वो n है। देन द प्रोडक्ट ऑफ a एंड x डिनोटेड बाय ax, तब मैट्रिक्स A और वेक्टर x की जो प्रोडक्ट को ax इससे डिनोट किया जाएगा, और डिफाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ A, वो बेसिकली मैट्रिक्स A के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इनका जो प्रोडक्ट है। यूजिंग द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन x एज वेट, जिसमें जो कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं x में, वो हमारे पास एज स्केलर यूज किए जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलें देखते हैं। आपके सामने मैंने मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ पे ax इज इक्वल टू बी लिखी हुई है, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और इसके कॉलम वेक्टर्स हमारे पास क्या है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन an, और x हमारे पास कॉलम वेक्टर है जिसकी जो एंट्रीज आप देख सकते हैं x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn। अब इसकी प्रोडक्ट को, मतलब कि इन दोनों की प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाएगा a मल्टीप्लाई बाय x, और डिफाइन कैसे किया जाएगा, मतलब कि x1 मल्टीप्लाई बाय a1, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनकी मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया x1 a1 प्लस, इसी तरह इसका जो सेकंड एलिमेंट x2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे a2 के साथ, ये हो गया x2 a2 प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह xn मल्टीप्लाई बाय an, तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया xn an। तो ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे मैट्रिसेस और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है। आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 में एक मैट्रिक्स और एक कॉलम वेक्टर गिवन है, और हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास कॉलम वेक्टर, तो आप देख सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम वेक्टर जो कि हमारे पास ये समझ लें A1 है, इसी तरह ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1 0, इसी तरह प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड कॉलम वेक्टर जो कि हमारे पास क्या हो गया A2, तो इसको लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5। इसी तरह हमारे पास ये 7, ये एज स्केलर यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये कॉलम वेक्टर जो कि -1 3 है, जिसको हम यहाँ पे A3 कह सकते हैं। तो इनको इस तरह लिखा जा सकता है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है हमने, मतलब कि 4 हमारे पास एक स्केलर है और 1 0 एक वेक्टर है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, 4 को दोनों एंट्री से मल्टीप्लाई किए, 4 1 4 4 0 हो गया। इसी तरह सेकंड जो टर्म में 3 हमारे पास एक स्केलर है, 2 -5 एक वेक्टर है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इसकी की तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया या कॉलम वेक्टर आया 6 -15 हो गया। इसी तरह 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 3 इस मैट्रिक्स के, तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये मैट्रिक्स आ गया -7 21। ये आपको बड़े अच्छे से पता कैसे स्केलर मल्टीप्लाई करना है। अब 3 मैट्रिसेस है हमारे पास, इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे, मतलब कि 4 6 और -7 को ऐड किया ही हो गया 4 + 6 -7। इसी तरह 0 -15 और 21 को ऐड किया, ये हो गया 0 -15 + 21। तो इनको सिंप्लीफाई किया, जो हमारे पास मैट्रिक्स आया वो हो गया 3 6। तो आपने अभी देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी की जा सकती है कि एक मैट्रिक्स और हमारे पास दूसरा कॉलम वेक्टर जो बेसिकली मैट्रिक्स ही है, इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हमने इस मेथड से देखी कि मैट्रिक्स ए के जो कॉलम वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया हमने, जिसमें जो स्केलर्स हैं वेक्टर एक्स जो है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ रही हैं। अब इसकी एग्जांपल 2 देखते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की हुई है। एक मैट्रिक्स है 2 -3 8 0 -5 2, और एक कॉलम वेक्टर है 4 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
तो हमारे पास समझ लें मैट्रिक्स ए में दो कॉलम वेक्टर गिवन है A1 और A2। ये हमारे पास लेट्स सपोज ये A2 है। इसी तरह ये कह लें हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 है। तो हम क्या करेंगे 4 जो कि x1 है मल्टीप्लाई करेंगे A1 को। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 -5 हो गया। इसी तरह प्लस 7 जो कि x2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे A2 के साथ। 7 मल्टीप्लाई बाय -3 2 0 हो गया। तो इनको सिंप्लीफाई किया मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट करेंगे। तो 4 को 2 8 -5 से मल्टीप्लाई किया ये मैट्रिक्स आ गया 8 32 -20 और इसी तरह 7 को -3 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ गया -21 0 14। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दो मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे मतलब कि 8 -21 को ऐड किया तो ये हो गया 8 -21। इसी तरह 32 और 0 को ऐड किया ये हो गया 32 प्लस 0। इसी तरह -20 प्लस 14 इनको लिखा -20 प्लस 14 ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई किया हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया -13 32 -6। तो हमने देखा कि इन दो मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है जो हमारे पास एग्जांपल 2 में गिवन है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स आया वो हमारे पास क्या आया -13 32 -6। Example number 2 is for V1, V2, V3 in Rm, write the linear combination 3V1 minus 5V2 plus 7V3 as a matrix times the vector. Example number 2 में हमें तीन वेक्टर्स V1, V2, V3 गिवन और क्वेश्चन ये है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को एज ए मैट्रिक्स टाइम द वेक्टर लिखें। इससे पहले एग्जांपल में हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स इनके मल्टीप्लिकेशन से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था। इस एग्जांपल में इसका ऑपोजिट है मतलब कि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन से मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स बनाए मतलब कि ए एक्स बनाए। तो आपके सामने ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है 3v1 माइनस 5v2 प्लस 7v3। तो सिंपली आपने क्या करना है वेक्टर से एक मैट्रिक्स ए बनाना है मतलब है v1 v2 v3 इन कॉलम वेक्टर्स का हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया जिसको मैट्रिक्स ए कह दिया। और हमारे पास जो स्केलर्स हैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जैसा कि 3 -5 और +7 इन स्केलर से हमने एक मैट्रिक्स बनाया कॉलम वेक्टर जिसको कहा गया 3 -5 7। इसको आप कह सकते हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स है। तो इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन को मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस सेक्शन थ्योरम 3। इसकी स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। इफ ए इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विद कॉलम्स a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। ए हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है n है मतलब कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है n है। एंड इफ b इज इन r रेज टू द पावर m और b हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जो m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है। m यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है मैट्रिक्स ए की। देन द मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 4 में जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है इसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन कहेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी मतलब कि मैट्रिक्स ए और बी से मिलके बनने वाला हमारे पास जो सिस्टम है उसकी इक्वेशन हमारे पास ये होगी जिसको ऐसे लिखा जा सकता है ए एक्स इज इक्वल टू बी और इस इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन कह रहा है। कहता है द सेम सॉल्यूशन सेट एज द वेक्टर इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन सेट सेम होगा जो कि वेक्टर इक्वेशन नंबर 5 में लिखी हुई है मतलब कि मैट्रिक्स ए और बी से मिलके बनने वाली जो वेक्टर इक्वेशन है उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन है और ए और बी से मिलके बनने वाली जो वेक्टर इक्वेशन है कहता है दोनों का सॉल्यूशन सेट सेम होगा which in turn has the same solution set at the system of linear equation whose augmented matrix is in number 6। मतलब कि हमारे पास रिजल्ट ये कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए और बी से मिलके बनने वाली वेक्टर इक्वेशन या उससे बनने वाली मैट्रिक्स इक्वेशन या उससे बनने वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तीनों का सॉल्यूशन सेट सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा तो ये हमारी मर्जी है कि हम चाहे वेक्टर इक्वेशन बना लें या मैट्रिक्स इक्वेशन बना लें या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें क्योंकि तीनों का सॉल्यूशन सेट सेम आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस द इक्वेशन ax is equal to b has a solution if and only if b is a linear combination of the columns of a। ये एक्चुअली हमारे पास एक सिस्टम की एग्जिस्टेंस को चेक करने का एक क्राइटेरिया है। इसको आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं या रिजल्ट भी कह सकते हैं।
हमें क्राइटेरिया ये कह रहा है कि किसी भी सिस्टम की मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी का सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा अगर बी जो है मैट्रिक्स ए के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। मतलब बी जो है मैट्रिक्स ए कॉलम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। और ये रिजल्ट हमारे पास इफ एंड ओनली इफ के साथ है। मतलब कि अगर हमें ये गिवन हो कि इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब हमारे पास ये रिजल्ट होगा कि बी जो है मैट्रिक्स ए कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरह अगर हमें गिवन होगा बी जो है मैट्रिक्स ए कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये रिजल्ट होल्ड करेगा Ax इज इक्वल टू बी जो है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व की हुई है यहाँ पे, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए और 3 by 3 जिसका ऑर्डर मतलब 3 रोज हैं 3 कॉलम है उसमें, और एक वेक्टर बी कॉलम वेक्टर है जो जनरल कॉलम वेक्टर जिसमें b1 b2 b3 की कोई भी वैल्यूज यहाँ पे पुट की जा सकती है, वो हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या है, इज द इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल पॉसिबल b1 b2 b3। ये क्या हमारे पास कहता है Ax इज इक्वल टू बी, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? मतलब क्या इसका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है हर पॉसिबल b1 b2 b3 के लिए। b1 b2 b3 कोई सी भी यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए, वो जो भी मैट्रिक्स b बने उसको a के साथ उसका सिस्टम बनाया जाए, क्या वो कंसिस्टेंट है हर b के लिए? तो चलें इसको देखते हैं उसमें क्या कर रहा है। तो हमने थ्योरम 3 में पढ़ा था कि सिस्टम को सॉल्व करने के लिए चाहे वेक्टर इक्वेशन बना लें, चाहे मैट्रिक्स इक्वेशन बना लें, या चाहे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें, हमेशा आंसर सेम आएगा, मतलब सेम सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे बना रहा है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी से। तो ये आपके सामने उसने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, उसको उसने 2 स्टेप में एचिलॉन फॉर्म में चेंज किया है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। ये हमारे पास लास्ट रो आप देख सकते हैं 0 0 0, और हमारे पास ये जो एंट्री आ गई b3 प्लस 3b1 -1/2 b2 प्लस 4b1। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो एंट्री ये बन रही है b1 -1/2 b2 प्लस b3। अब हम इस सिस्टम का सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा अगर ये जीरो हो जाए, मतलब हर b के लिए, मतलब b1 b2 b3 की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट की जाए, हर b1 b2 b3 की वैल्यू के लिए ये जीरो आंसर दे, तब हम कहेंगे ये सिस्टम का सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। बिकॉज जीरो जीरो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आ जाएंगे। तो अब वो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, वो देखते हैं। द इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी इज नॉट कंसिस्टेंट फॉर एवरी बी। कहता किसी भी बी के लिए ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिकॉज रीजन क्या दे रहा है, सम चॉइसेस ऑफ बी कैन मेक b1 -1/2 b2 प्लस b3 नॉन जीरो। मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज आपको मिलेंगी b1 b2 b3 की जो इसमें पुट करे तो आंसर में वो नॉन जीरो नंबर दे रहा होगा। मतलब कि लेट सपोज यहाँ पे b1 को मैं 2 पुट कर रहा हूँ और b2 को यहाँ पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ और b3 की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास हो गया 2 -1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2, तो ये नॉन जीरो है। तो इस तरह आपको कई ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, b1 b2 b3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये नॉन जीरो एंट्री दे रहा होगा। तो हमें जीरो चाहिए थी सिस्टम को कंसिस्टेंट शो करने के लिए। तो इस एग्जाम्पल 3 में जो हमें सिस्टम गिवन है, तो कहता है हर बी के लिए ये कंसिस्टेंट नहीं हो। कुछ ऐसे आपको बीज मिल जाएंगे जिसमें सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसने जनरलाइज्ड क्वेश्चन ही पूछा, लेकिन उसने जनरली हमसे ये पूछा था कि हर बी के लिए बताएं एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो हमारा आंसर है नो। थ्योरम 4 इज लेट ए बी एन m cross n matrix, then the following statements are logically equivalent, that is for a particular a either they are all true statements or they are all false। थ्योरम 4 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर m cross n है। कहता किसी भी पर्टिकुलर ए के लिए हम ये तमाम स्टेटमेंट ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। मतलब कि कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो बाकी सारी ट्रू हैं, और कोई एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो बाकी सारी फॉल्स है। स्टेटमेंट ए हमारे पास क्या कह रही है, फॉर ईच बी इन आर एम द इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी हैज अ सोल्यूशन। मतलब कि m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है किसी भी वेक्टर b के लिए, द इक्वेशन जो Ax इज इक्वल टू बी है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नंबर 2 हमारे पास क्या है, ईच बी इन आर एम m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के हर वेक्टर b के लिए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। मतलब कि m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर मैट्रिक्स ए ही कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। स्टेटमेंट हमारे पास सी क्या कह रही है, द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एम।
कि ए के कॉलम वेक्टर्स m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं। नंबर डी स्टेटमेंट क्या कहती है, ए हैज अ पीवट पोजीशन इन एवरी रो, कि मैट्रिक्स ए की हर रो में पीवट पोजीशन होगी। तो चार स्टेटमेंट में से कोई एक ट्रू है तो बाकी सारी ट्रू है, और कोई एक फॉल्स है तो बाकी सारी फॉल्स है। तो स्टेटमेंट वन को पहले हम देखते हैं। तो ये देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2 हैं, और बी यहाँ पे मुझे लेना चाहिए जो किससे बिलोंग कर रहा है R3 में से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है 3 है। 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का वेक्टर बी है, मतलब कि R3 हमारे पास ऐसी स्पेस है जिसमें R3 स्पेस का हर वेक्टर पड़ा हुआ है। मतलब इसमें ये कह लें कि एक वेक्टर आ रहा है 0 0 0, एक वेक्टर ये आ रहा है। इसी तरह आप एंट्रीज में वैल्यूज पुट करते जाएं 1 2 3, एक वेक्टर इसमें ये पड़ा हुआ है। इसी तरह 0 -1 5 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स पड़े हुए हैं, मतलब कि R3 में जो जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते। तो जब हम काउंट नहीं कर सकते तो हम हर बी के लिए कैसे चेक कर सकते हैं कि हर बी को बारी बारी मैट्रिक्स ए के साथ उसका सिस्टम बनाएं और देखें उसका सोल्यूशन उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। मतलब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बीज ही काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि ए के कॉलम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हर बी को लिखा जाए। बात फिर वही है कि R3 के नंबर ऑफ बीज को हम काउंट ही नहीं कर सकते कितने बीज हैं इसमें, तो कैसे दे सकते हैं कि हर बी जो है मैट्रिक्स ए ही कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। नंबर 3 स्टेटमेंट हमारे पास है द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन R, तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नंबर 4 स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ए हैज अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो, ये हमारे लिए चेक करना पॉसिबल है हमारे लिए कि किसी भी मैट्रिक्स में ये देखना कि उसकी हर रो में पिवट पोजीशन आ रही है नहीं। तो किसी भी मैट्रिक्स की हर रो में अगर पिवट पोजीशन आ जाए तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी ट्रू हो जाएंगी। मतलब कि हर बी को मैट्रिक्स ए के कॉलम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। हर बी को मैट्रिक्स ए कॉलम वेक्टर से उसका सिस्टम बनाए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और ए के कॉलम वेक्टर जो है ना उस R M को स्पैन कर रहे होंगे। थ्योरम नंबर 5 इज इफ ए इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स U and V आर वेक्टर्स इन Rn एंड C इज अ स्केलर। मतलब कि ए हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ रोज M है और नंबर ऑफ कॉलम्स N है, और U और V हमारे पास दो कॉलम वेक्टर्स हैं n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब कि n यहाँ पे A के नंबर ऑफ कॉलम्स है और C यहाँ पे हमारे पास कोई सा भी स्केलर है। देन रिजल्ट नंबर A इज A ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू AU प्लस AV। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो दो वेक्टर्स हमारे पास U और V, इनकी एडिशन है, साथ में A मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट साइड पे AU है और AV है और उनकी एडिशन। मतलब कि रिजल्ट ये कहता है कि आप वेक्टर्स को ऐड करने के बाद ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या वेक्टर्स को सेपरेट पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। रिजल्ट नंबर बी हमारे पास क्या कहता है, ए ऑफ सी यू इज इक्वल टू सी ऑफ ए यू। मतलब कि आप स्केलर सी को वेक्टर यू के साथ मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ए के साथ बाद में मल्टीप्लाई कर लें, या वेक्टर u को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाद में कर लें, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें हमने सेक्शन 1.4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।